नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर.के. श्रीवास्तव, इतिहास विशेषज्ञ, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यूपी पीसीएस 2022 आप देखेंगे कि इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑनलाइन यूपी पीसीएस जीएस प्री का फाउंडेशन बैच है ये, पीसीएस प्रीलिम का बूस्टर सीरीज है ये, ठीक है। और इसकी शुरुआत हम परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी से कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जो है वास्तव में आपको पीसीएस बनना है, उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी बनना है और प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त करनी है। ये निश्चित कर लीजिए, पूरा मनोबल ऊंचा रखिए, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं। आप हमारे साथ जुड़िए और आप पीसीएस अधिकारी अवश्य बनेंगे, ठीक है। और मैं ये आपको बता दूं कि प्रथम प्रयास में ही आपको सफलता मिलनी है। बस आपको करना क्या है कि हिंदुस्तान के सबसे मजबूत मंच, सबसे सफल मंच परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़िए, जिनके साथ मैं भी अब जुड़ा हूँ। आप सोचिए कि सिविल सेवा में 35 साल मैं पूरा कर चुका हूँ पढ़ाते हुए, तो हम जैसे सीनियर टीचर जो है परीक्षा मंथन एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब आपको जो है कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है और आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच मिल चुका है, जहां से आपको आप देखेंगे परीक्षा मंथन से हजारों की संख्या में लोग पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अभी तक पब्लिकेशन के क्षेत्र में थे, बहुत समय से अब आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में भी ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे सफलता अर्जित कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं पीसीएस का रोड मैप। वास्तव में ये जो बैच है पीसीएस प्रीलिम का बूस्टर सीरीज, बूस्टर बैच है, और वास्तव में इसमें हम लोग करते क्या है कि आप कभी इतिहास नहीं पढ़े, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम बेसिक से उठाते हैं और फिर बिल्कुल एडवांस पे ले जाते हैं, बिल्कुल टॉप पे आपको पहुंचाते हैं। और इसलिए आप कभी इतिहास नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है और आप केवल हमारे साथ जुड़िए और आप देखेंगे कि आप बिल्कुल पीसीएस प्री आपका ऐसे ही निकलेगा, बिल्कुल साथ साथ चलने से आपका निकल जाएगा। चलिए, तो ये हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम आपको जो है बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बिल्कुल एडवांस पे ले जाएंगे, जहां से हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। चलिए, पीसीएस का रोड मैप, ये देखिए पीसीएस का रोड मैप, यानी वो रास्ता जो पीसीएस अधिकारी बनने के लिए जा रहा है वो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, कि पीसीएस का रोड मैप है। यहीं से हो करके आपको पहुंचना है, पीसीएस अधिकारी बनना है। अब इस रोड मैप को देखना है, रोड मैप को देखेंगे, फिर आप उस पर चलेंगे और चलेंगे बिल्कुल गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। गंतव्य क्या है आपका? पीसीएस अधिकारी बनना, ये आपका मुख्य लक्ष्य है, यही गंतव्य है, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, एक चीज, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बच्चे पूछ रहे थे कि इतिहास वाले सर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, थोड़ा अस्वस्थता जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद आपकी मांग पर मैं फिर उपस्थित हूं, पिछले सेशन की तरह बिल्कुल। तो आगे हम लोग ध्यान देते हैं पीसीएस के रोड मैप पर। देखिए, सफलता चाहिए आपको, ठीक है, सबको चाहिए, लेकिन सीधी सी बात है कि उस सफलता के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं और उसमें पहला प्रयत्न तो टीचर का ही होता है। वैसे तो मैं 35 साल से सिविल सेवा के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कि हर कंटेंट के लिए मैं 35 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में भी जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसके लिए आप सोचिए कि कई कई घंटों तक मैं स्वयं उस पर 35 साल का अध्ययन करने के बावजूद उस पर मैं काम करता हूं पूरी तरह से, और तब जा करके पूरा आपके सामने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के आता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर अब आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। चलिए
सफलता के लिए 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है। सफलता के लिए ये बिल्कुल शुरुआत में आप तैयारी शुरू करते हैं तो शुरू कहाँ से करना चाहिए, मैं वही बताने जा रहा हूं। और आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले तो सबसे पहले पाठ्यक्रम विश्लेषण। आपको ये देखना है कि जिस परीक्षा के लिए आप बैठ रहे हैं वास्तव में उसका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, जिस परीक्षा के लिए आप बैठ रहे हैं उसका पाठ्यक्रम क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, बिना पाठ्यक्रम देखे, बिना पाठ्यक्रम को समझे आप तैयारी की शुरुआत कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला पाठ्यक्रम का विश्लेषण। ठीक है, और पाठ्यक्रम के विश्लेषण से आपको पता क्या चलता है, वास्तव में जब पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लेते हैं कि हमें किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता चल जाता है कि ये परीक्षा देने जा रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है हर टॉपिक के लिए। ठीक है, भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, समसामयिक में क्या पढ़ना है, सब पता चलता है पाठ्यक्रम विश्लेषण से। तो सबसे पहले आपको यही आगे बताया जाएगा कि वास्तव में पाठ्यक्रम विश्लेषण से आप ये जान पाएंगे कि आपको इस इम्तिहान के लिए क्या पढ़ना है, पहला। फिर दूसरी चीज अगर आप देखें तो दूसरी चीज आपको क्या जानना होगा, जब आप पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लेते हैं और पता चल जाता है कि अमुक टॉपिक में हमें अमुक टॉपिक पढ़ना है, अमुक बातें पढ़नी है। ठीक है, तो आपको प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी वास्तव में किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है। ठीक है, कितने प्रश्न, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको जानना है। तो उसके आधार पर वास्तव में आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस टॉपिक में कितनी गहराई से जा करके किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। ये आप जो है प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद ही आप जान सकते हैं। यानी आप ट्रेंड एनालिसिस, जो एग्जाम होता है प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि हर टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, प्राचीन भारत से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्राचीन भारत में किन बिंदु खंड से पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से कितने पूछे गए और कहाँ से पूछे गए, आधुनिक भारत में कितने पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। जब ये ट्रेंड एनालिसिस आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपको किस टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज पता चल जाता है कि आपको कितना पढ़ना है। तीसरी चीज, ठीक है, आपको पाठ्यक्रम भी पता चल गया कि ये पाठ्यक्रम है, आपको ये भी पता चल गया कि पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, थोड़ा कम महत्वपूर्ण कौन है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से कम पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब पता हो जाता है तो अब आपकी बारी आती है कि अपनी तैयारी को पूर्णतः सही दिशा दें। अब उसके लिए आपको अध्ययन पद्धति की जरूरत पड़ती है कि आपको कैसे पढ़ना है। वास्तव में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि विशाल पाठ्यक्रम होता है, बिल्कुल समुद्र जैसा पाठ्यक्रम होता है, लेकिन उसमें से आपको चयन करना पड़ता है कि हमें कितना पढ़ना है।
और फिर किस तरह से पढ़ाई करें कि महत्वपूर्ण चीजें हमारे मस्तिष्क में रहें। जो ज्ञान है वो किताबों में है, नोट्स में है, कापियों में है। आपकी सफलता इसमें है कि आप ये ज्ञान किताब, कापी, नोट से निकल करके आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए, ठीक है। और जिस दिन आपके मस्तिष्क तक ये पहुंच गया, बच्चों, विद्यार्थियों, समझ लीजिए कि सफलता आपके पास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही सारी चीजों को लेकर के मैं इस मंच में आया हूं, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें देने के लिए जो मेरा 35 वर्षों का अनुभव है वो मैं सब आपको उड़ेलने वाला हूं, यहाँ देने वाला हूं। बस आप उसको संभालिए और आपकी सफलता सुनिश्चित होनी है, ठीक है। तो अध्ययन पद्धति में आपको कैसे पढ़ना है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब अगर करते हैं तो देखिए यहाँ फिर एक बार एक ये लाइन आती है कि प्रथम प्रयास में चयन को सुनिश्चित करें। अगर प्रथम प्रयास में ही चयन को सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी से बेहतर मंच हिंदुस्तान में मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, और यही कारण है कि मैं यहाँ से जुड़ा, ठीक है। और आपको जो है गाइडेंस देने के लिए मैं उपस्थित हुआ। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं पहले ये बताता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आधिकारिक पाठ्यक्रम है वो क्या है। ये सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है, और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने सामान्य अध्ययन का जो आधिकारिक पाठ्यक्रम दिया है, मैं पहले उससे आपको रूबरू कराता हूं, परिचित कराता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी आपको समसामयिक पर बिल्कुल तैयार रहना है। फिर देखिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो ये चूंकि इतिहास का पोर्शन यही है तो मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। ये गोले में कर दे रहा हूं, बाकी अन्य चीजों को भी मैं बोल देता हूं। देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये जितने हैं टॉपिक ये आपको पढ़ने हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के तहत सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के जो इनिशिएटिव हैं उन पर आपको ध्यान देना है। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी की संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, और अंत में सामान्य विज्ञान। तो विद्यार्थियों, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आधिकारिक पाठ्यक्रम है वो बहुत संक्षिप्त रूप में है, ठीक है। और उस संक्षिप्त रूप को हमें थोड़ा विस्तृत करना होता है, और उसका सीधा सीधा आधार है कि हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखते हैं, किन किन कंटेंट से प्रश्न उठाए गए हैं उनको हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, और वो एक विस्तृत पाठ्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां पर एक विद्यार्थी ये समझिएगा कि भारत का इतिहास के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जोड़ा, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के इतिहास से बाहर तो नहीं है, वो भी तो भारत का इतिहास का अंग है। लेकिन चाहते तो केवल भारत का इतिहास ही लिख करके बात पूरी हो जाती, लेकिन उनके अंदर की एक सोच है, कमीशन ने बड़ा सोच समझ के ये शब्द और जोड़ा है कि भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, लेकिन भारत के इतिहास के साथ साथ राष्ट्रीय, जितना भारत का इतिहास आपको ध्यान से पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से उसमें जरूर पढ़ना है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का ही हिस्सा है, और लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से पहले का आधुनिक इतिहास दोनों पढ़ना है, और राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष तरीके से पढ़ना है। और यही कारण है कि अभी तक
जितने वर्षों का पेपर देख लीजिए, सर्वाधिक प्रश्न अगर कहीं से पूछे गए हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन से। तो इसका भारतीय इतिहास के साथ अलग से इतना जोड़ने का आशय समझ गए हैं कि इसका आशय यही है कि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, इसे विशेष रूप से आपको तैयार करना है, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के कारण केवल भारतीय इतिहास नहीं लिखा गया, साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जोड़ा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण सूचना और बहुत ध्यान से सूचना है, ठीक है। यूपी पीसीएस 2022 का आगाज हो चुका है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि उसके लिए परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी पूरा ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर दिया है। ये देखिए, पीसीएस प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज बाई परीक्षा मंथन, ये बैच है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो अगर आप देखें तो कोर्स हाइलाइट्स देखिए, यहाँ दिखाई भी पड़ रहा है बोर्ड पर, मैं स्वयं बोल रहा हूँ। 500 से अधिक घंटों की लाइव और वीडियो क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी बहुत जंबो बैच है, बहुत बेहतरीन बैच है, ये आप देख लीजिए। यानी मुझे लगता है अगर मैं फीस की तरफ ध्यान ना दूं और प्रथम दृष्टया इतने लंबे बैच, इतने घंटों का बैच, तो मेरे भी दिमाग में लगता है लाखों रुपए फीस लगने वाली है, क्योंकि इतना व्यापक रूप से जहां बैच होता है तो इतनी ही फीस होती है। और जहां हम जैसे अनुभवी टीचर हो तो फीस तो और बढ़नी ही चाहिए। लेकिन अभी फीस की तरफ आता हूं इसको, लेकिन प्रथम दृष्टया ये ध्यान जरूर जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जब इतना जबरदस्त बैच आ रहा है तो फीस भी लाखों में होगी ना, लाखों में सही तो 92,000 95,000 जरूर होगी। लेकिन अभी फीस पर हम आते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा 200+ लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स आपको दिए जाएंगे। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात, आपकी तैयारी को बिल्कुल पॉलिश कर देंगे, चमका देंगे। आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपने जो पढ़ा उसके बाद तो फिर चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। तीसरी चीज, इसके साथ वीकली करंट अफेयर्स भी आपको मिलता रहेगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ यानी फुल लेंथ का मतलब है कि जैसे पूरे 150 प्रश्नों का एक टेस्ट होता है वो फुल लेंथ कहलाता है, तो वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। और फिर ये जो क्लासेज होंगी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, यानी जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं, एक टॉपिक में एक छोटा भी बिंदु पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे कि इस बिंदु से पिछले वर्ष क्या प्रश्न बना था। यानी अगर हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाते हैं और हड़प्पा सभ्यता में सपोज हम क्षेत्र विस्तार पढ़ा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में क्षेत्र विस्तार में कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं ये उसी समय बताते चले जाएंगे, जिससे आपको लगे कि वाकई में हमें अब पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, आपकी तैयारी पूर्णतः होती जाएगी। तो इन विशेषताओं के साथ ये पीसीएस प्रीलिम्स का बूस्टर सीरीज बैच जो है परीक्षा मंथन आपके सामने ला रहा है। और इसकी जानकारी के लिए आप देखिए कि ये नंबर दिया हुआ है 918468016365, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। या परीक्षा मंथन का जो है आप जो है एंड्रॉयड ऐप लोड कर लीजिए, गूगल उस पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, उस पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात होनी चाहिए कि ये इतना जबरदस्त बैच शुरू कब से हो रहा है, तो उसको भी आपके हिसाब से बहुत सोच समझ करके तिथि निर्धारित की गई है। देखिए, बैच स्टार्ट 14 जनवरी 2022, हाँ, जबरदस्त तारीख भी निश्चित की गई है। आप जानते हैं 14 जनवरी
मकर संक्रांति होती है। और मकर संक्रांति का मतलब है कि जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं और हर शुभ काम की शुरुआत वहीं से हो जाती है। इतना जबरदस्त तारीख ये परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी एक एक बिंदु पर आपकी सफलता के लिए हर बिंदु पर रिसर्च करती है इसकी टीम। और इतनी जबरदस्त रिसर्च करने के बाद एक तारीख को भी अगर लाना होता है तो आप देखेंगे कि परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी की जो विशाल टीम है, जो पर्दे के पीछे बहुत व्यापक काम करती है, जिसकी हम लोग तो पर्दे के सामने हैं, लेकिन वास्तविकता है कि इसके पीछे जो लोग लगे रहते हैं, हाँ, जबरदस्त उनके कार्य होते हैं। तो सारी चीजों को वो करके तारीख निश्चित की गई 14 जनवरी 2022 से बैच शुरू हो रहा है। यद्यपि इसके एडमिशन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ही शुरू हो गए हैं। नए वर्ष से ही लोगों ने जबरदस्त एडमिशन लेना शुरू किया है। और उसका कारण भी है कि अभी कुछ समय तक इसमें फीस में छूट दी गई है, इसलिए बच्चे बड़ी तेजी के साथ इसमें जुड़ रहे हैं। आप पीछे मत रहिएगा, ठीक है, आप भी जुड़िए और इस छूट का लाभ उठाइए। अब आते हैं फीस छूट आदि पर, ठीक है। और अभी मैंने कहा था कि इतना विशाल बैच, 500 घंटे से अधिक का बैच, ठीक है, अन्य तमाम विशेषताओं के साथ, तो आपके मन में आता रहा होगा कि इतना जबरदस्त बैच, इतने सीनियर टीचर, लाखों रुपए में फीस पेमेंट करनी। नहीं बच्चों, नहीं विद्यार्थियों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फीस तो हमारे जो भी टीम है वो बहुत कम करके निर्धारित किया था 11,999 रुपए, लेकिन 11,999 रुपए भी हम लोगों की ये लगा कि नहीं, अभी जो शुरुआती समय में बच्चे जुड़ रहे हैं उनको फीस इतनी कम कर दी जाए कि लगे नहीं कि फीस ही है, ये लगे आपको कि केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क हम दे रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे 11,999 भी काट दिया गया, जो वाकई में बहुत कम थी, वो भी काट दिया गया, ठीक है। और अब देखिए आपके लिए फीस मात्र 4,999, केवल 4,999। आप सोच सकते हैं कि इतने विशाल बैच, इतने सीनियर टीचर के साथ, हिंदुस्तान की जबरदस्त संस्था परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है, वो केवल 4,999 में आपको ये बूस्टर सीरीज बैच दे रही है। आपके लिए तो बिल्कुल सोने में सुहागा है, हाँ। और इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, देर मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और ये मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि आपको लगे कि सब विज्ञापन कर रहे हैं। हम लोग 35 साल से बेटा यही पढ़ाते हैं और हजारों की संख्या में लोगों को PCS के पद तक पहुंचाया है। और अब बारी आपकी है, आप भी जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, ये एक सूचना है, ये सूचना देने का काम मेरा है, तभी तो आप जुड़ेंगे। जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी आप जुड़ेंगे कैसे? तो इसलिए ये हमने सूचना दी है। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। अब आयोग द्वारा प्रकाशित भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम अभी मैंने बताया था, उसको हमने यहां पर ले लिया, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। लेकिन भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत के इतिहास में ही राष्ट्रीय आंदोलन अभी मैंने बताया, लेकिन अलग जोड़ने का कारण यह है कि उनका सीधा सीधा मंतव्य है कि हम राष्ट्रीय आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, आप उसमें विधिवत तैयार रहिएगा, ठीक है। और वो हम लोग करते चले आ रहे हैं, आपको भी जबरदस्त तैयारी कराएंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों एक और मैं करूंगा, आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास करते होंगे, ठीक है, सुनते होंगे, YouTube पर 1-2 जरूर वीडियो देखते होंगे। आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि ऑनलाइन क्लास करके हम ऑफलाइन का भरपूर आनंद लेने जा रहे हैं, यहां आपको कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये आपके लिए एक बड़ी चीज होगी। तो चलिए हम
अब भारत के इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को हम किस तरह से विभाजित किए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो तो भारत का जो इतिहास है वो 3 खंडों में विभाजित किया गया। कौन कौन है? सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, चलिए अब हम प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब प्राचीन भारत के इतिहास में पहली चीज हम आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाएंगे। पर प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं ये परिभाषित करते हुए, अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आपको 2 काल पढ़ने होंगे, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, और इनमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, कितने पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों के साथ इनको जो है पूरा आपको बताया जाएगा और इस तरह से बताया जाएगा कि इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आदि ऐतिहासिक काल। अब आदि ऐतिहासिक काल को अगर देखा जाए तो इसको परिभाषित करेंगे, क्या होता है आदि ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत भी 2 टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दोनों बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि इनसे हमेशा से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इनको हम आपको पूरे हड़प्पा सभ्यता में किन किन बिंदुओं पर पढ़ना है। आप सोचिए कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पूरे कंटेंट तैयार करने के लिए 60 64 घंटे इस पे काम किए, तब जा करके पूरा कंटेंट तैयार करके फिर आपके सामने इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। चलिए, इसी तरह वैदिक सभ्यता है, बहुत विशाल टॉपिक, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो वो जबरदस्त तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या है वो बताएंगे। उसके अंतर्गत प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ना है, महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर महाजनपद काल एवं मगध का उत्कर्ष, ये पढ़ना है ऐतिहासिक काल में। ठीक है, फिर मौर्य साम्राज्य, बहुत विशाल टॉपिक, विभिन्न बिंदुओं में हमने विभाजित करके इसको पूरा तैयार किया आपके लिए। फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल जिसे राजपूत काल कहते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास में संगम युग, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। ये देखिए, ये पूरा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन भारत में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर आगे अगर आप देखें, देखिए विद्यार्थियों, अब प्राचीन भारत को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक तो आपको पूरा राजनीतिक इतिहास एक भाग में, और दूसरा भाग आप देखेंगे कि हमने प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का रखा है। और चूंकि प्राचीन भारत में कुछ प्रश्न तो राजनीतिक से आते हैं और कुछ जो है कला एवं संस्कृति से आते हैं, तो हमने कला और संस्कृति को बिल्कुल अलग रखा है। ठीक है, और जिन जिन बिंदुओं से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आपको मिलेंगे। आप पेपर उठा के देखेंगे कि इनके बाहर कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूरा कंटेंट हमने तैयार किया है। अब आपको भारतीय कला संस्कृति में प्राचीन धर्म पढ़ाएंगे, जिसमें वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, इनके बारे में बताएंगे और इनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको मिलेगा। फिर प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, वर्ण व्यवस्था क्या है, स्त्रियों की दशा, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, प्राचीन काल में दास प्रथा और अन्य चीजें जो भी समाज से संबंधित है वो सारी चीजें बताएंगे। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय,
नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ शिक्षा का स्वरूप क्या था, इन सब की चर्चा हम करेंगे। ठीक है। फिर प्राचीन काल में विदेशी यात्रियों का आगमन, यूनानी लोग आए, कौन आया, कब आया, हाँ, उनके बारे में कौन सा ग्रंथ लिखा। चीनी लोग आए, किसके किसके काल में कौन कौन चीनी यात्री आया, कौन सा ग्रंथ लिखा। फिर अरबी यात्री आते हैं, वो किस काल में आए, कौन आया, कौन सा ग्रंथ, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। फिर प्राचीन भारतीय कला, प्राचीन भारतीय कला में हम आपको स्थापत्य कला पढ़ाएंगे, नगर निर्माण, स्तूप, चैत्यगृह, बौद्ध विहार, मंदिर निर्माण कला, ये सब स्थापत्य कला के अंग होंगे। मूर्ति कला, प्राचीन काल में मूर्ति कला की विभिन्न शैलियां, गांधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, अमरावती शैली, ये तमाम प्रकार की शैलियों के बारे में। फिर चित्रकला, अजंता की चित्रकला, बाघ की चित्रकला, सित्तनवासल की चित्रकला, अन्य जो भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से पूरा आप देखेंगे कि जबरदस्त ये कंटेंट है और प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का बिल्कुल आपको एक अलग खंड के रूप में दिया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी विशेषता है और इनसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो सब आपको क्लास के दौरान हम बताते चलेंगे कि किस समय किस टॉपिक से किस वर्ष क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास का आपका जबरदस्त पाठ्यक्रम है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं मध्यकालीन भारत के पाठ्यक्रम में। ठीक है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर देखते हैं तो हम शुरुआत करेंगे इस्लाम का उदय, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे उनके बारे में जानकारी देते हुए, प्रमुख खलीफाओं के बारे में। फिर आपको अरबों का आक्रमण, अरबों की सिंध विजय, अरबों का आक्रमण से यहाँ तात्पर्य अरबों की सिंध विजय से है, वो आपको बताएंगे। फिर तुर्कों का आक्रमण जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ेंगे 1206 से 1526 ईस्वी तक। ये 320 वर्षों का इतिहास है और इन 320 वर्षों में 5 राजवंशों ने शासन किया। वो कौन कौन है? गुलाम वंश आप देखेंगे 1206 से 1290 तक। ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और फिर अंत में लोदी वंश 1451 से 1526। यानी इन 320 वर्षों में आप देखेंगे कि इन 5 राजवंशों का इतिहास, इस वंश के महत्वपूर्ण शासक, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और कहां कहां से प्रश्न आए हैं उनको बताएंगे और भविष्य में कहां से प्रश्न बन सकते हैं इन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम आपको लेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास जब खत्म होगा तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन आपको पढ़ाएंगे। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इन सब की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर विजयनगर और बहमनी राज्य, ये क्षेत्रीय राज्य है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मुगल काल 1526 से 1857 तक मुगल वंश चला। यद्यपि इसके 2 काल हैं, एक मुख्य काल है और एक उत्तर मुगल काल है। मुख्य काल में आपको हम बाबर के बारे में बताएंगे, हुमायूं के बारे में। बीच में 15 वर्ष तक अफगानों का शासन रहा जिसमें शेरशाह महत्वपूर्ण था, तो ये अफगान वंश के बारे में। फिर अकबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये प्रमुख मुगल शासक हुए।
लेकिन औरंगजेब के बाद 1707 से 1857 तक जो मुगल शासक हुए उनका काल उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर मुगल काल को पढ़ाएंगे, बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक। फिर मुगल प्रशासन पढ़ाएंगे। मुगल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, मतलब कोई कंटेंट आपको हमने छोड़ा नहीं। वो सारी चीजें इस बूस्टर सीरीज में आपको मिलने वाली है, ठीक है। फिर आप देखेंगे मराठा राजवंश। मराठा राजवंश की स्थापना कैसे होती है, उसके संस्थापक शिवाजी, उनके प्रारंभिक संघर्ष, मराठा राज्य की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना, शिवाजी का प्रशासन, उनके उत्तराधिकारी, पेशवाओं का काल, ये सब इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस तरह से हमने प्राचीन भारत से कला संस्कृति को अलग करके एक अलग खंड बनाया था, देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी मॉडल पर हमने मध्यकाल में भी मध्यकालीन कला संस्कृति को बिल्कुल अलग कर दिया है। अब आपको मध्यकालीन कला संस्कृति का एक अलग खंड पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सूफीवाद। सूफीवाद क्या है, भारत में सूफीवाद का उदय कब से होता है, भारत में कौन कौन प्रमुख सूफी सिलसिले हुए, सूफी संप्रदाय हुए, उनकी क्या शिक्षाएं थी, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की अपने आप में एक बड़ी घटना है। भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, महत्वपूर्ण संत के कौन हुए, उनके क्या उपदेश थे, भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित किया, ये सारी जानकारी मिलेंगे। मध्यकालीन समाज के बारे में, मध्यकालीन समाज का स्वरूप क्या था, मुस्लिम समाज कैसा था, हिंदू समाज कैसा था, ये सब जानकारी मिलेगी। मध्यकालीन साहित्य एवं शिक्षा, ठीक है, ठीक है। तो मध्यकालीन साहित्य एवं शिक्षा का टॉपिक मिलेगा। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, इसके अंतर्गत आपको सल्तनत काल में जो इमारतें बनाई गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस इमारत को किसने बनवाया, उसकी क्या विशेषता है, ये सारी चीजें। फिर विजयनगर कालीन संस्कृति, एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए प्रायः विजयनगर तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन विजयनगर संस्कृति पढ़ना भूल जाते हैं। ये भी कंटेंट लेकर के हम आपके इस सेशन में आए हैं और इसको भी विधिवत पढ़ाएंगे कि मध्यकाल में जो विजयनगर काल में समाज का स्वरूप क्या था, धर्म क्या था, शिक्षा साहित्य की क्या व्यवस्था थी, कला का क्या विकास हुआ, ये सब इसके अंतर्गत हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर मुगल कालीन स्थापत्य कला, यानी मुगल काल में जो इमारतें बनाई गई उनकी क्या विशेषता है, किस काल में कौन कौन सी इमारतें बनाई गई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर मुगल कालीन चित्रकला, मुगल काल में चित्रकला का व्यापक विकास हुआ, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। फिर मुगल कालीन संगीत कला एवं मुगल कालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और इस तरह से देखिए हमने पूरा का पूरा मध्यकाल का संस्कृति वाला भाग बिल्कुल अलग कर दिया है, ठीक है। और जिस तरह से प्राचीन भारत की संस्कृति कला अलग पढ़नी है, उसी तरह मध्यकालीन भारत की कला संस्कृति अलग पढ़नी है। तो ये मध्यकाल का पूरा पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम उस आधार पर बनाया गया है जिससे पिछले विगत वर्षों में जहां जहां से प्रश्न आए हैं, कहां से आए हैं, वो सारी चीजों को हमने इसमें रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। वास्तव में आधुनिक भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक तो
राष्ट्रीय आंदोलन से पहले का आधुनिक भारत का इतिहास, एक दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, और तीसरा 1947 से 1964 तक जो नेहरू युग रहा है। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बीच वाला जो भाग है राष्ट्रीय आंदोलन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम कहां से करते हैं? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। यूरोपीय कंपनियों का आगमन यद्यप मध्यकाल में ही शुरू हो गया था, लेकिन शुरुआत आधुनिक काल की हम इसी टॉपिक से करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब इनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, फिर आप देखें डेनिश आए, फ्रेंच आए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष शुरू होता है, वो संघर्ष आपको बताएंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ, उसके बारे में सबसे पहले बंगाल में उन्होंने अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित की। फिर अंग्रेजों का मैसूर के साथ युद्ध हुआ, यहाँ पर नियंत्रण प्राप्त किया। मराठों के साथ हुआ, यहाँ नियंत्रण प्राप्त किया। सिखों के साथ युद्ध हुआ, यहाँ नियंत्रण प्राप्त किया। और इस तरह से आप देखेंगे 1857 से पहले एक विशाल साम्राज्य का इन्होंने निर्माण कर लिया था। अब भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, ब्रिटिश काल में नागरिक सेवा, शिक्षा व्यवस्था, यह सब आपको प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। फिर अगला टॉपिक है भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक प्रभाव में क्या क्या चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, वो आपको बताते हैं। आर्थिक प्रभाव में हम आपको बताएंगे उपनिवेशवाद क्या है, और फिर उपनिवेशवाद की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषता रही है, ये चर्चा करेंगे। फिर धन निष्कासन का सिद्धांत, हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, रेलवे के बारे में बताएंगे, और वाणिज्यिक फसलों के विकास के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको होगा भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा 1857 का विद्रोह। अपने आप में एक व्यापक टॉपिक है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो अन्य विद्रोह हुए, उनमें जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन और कुछ अन्य आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को हमेशा आप देखेंगे कि आंदोलनों से जरूर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये पुनर्जागरण है। इसमें कौन कौन सुधारक हुए, उनके किन किन क्षेत्रों में सुधार का कार्य किया, किन के प्रयासों से कौन सा कानून बना, ये सब चर्चा करेंगे आगे। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन का आता है, जो यहाँ से आधुनिक भारत का दूसरा खंड शुरू होता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए, अब राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद के उदय के बाद कांग्रेस की स्थापना से पहले की राजनीतिक संस्थाएं कौन थी? यानी कांग्रेस तो देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी, लेकिन उसकी स्थापना से पहले देश में अनेक राजनीतिक संस्थाएं बन चुकी थीं। वो कौन कौन थीं, वो आपको बताएंगे। फिर कांग्रेस की स्थापना के बारे में अपने आप में एक बड़ी घटना है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर कांग्रेस के आंदोलन का पहला चरण, जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है, 1885 से 1905 तक ये चरण चलता है। फिर कांग्रेस का उग्रवादी चरण,
जो कांग्रेस का दूसरा चरण है आंदोलन का 1905 से 1919 तक। फिर कांग्रेस का जो तीसरा चरण है उसे गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है 1919 से 1947 तक। तो ये तो कांग्रेस का आंदोलन हम 3 चरणों में बताएंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, कांग्रेस के समानांतर देश की आजादी के लिए एक और आंदोलन चल रहा था और वो था क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। फिर समाजवादी आंदोलन, आप देखेंगे कि समाजवादी आंदोलन भी शुरू होता है। एक कांग्रेस समाजवादी दल, एक साम्यवादी दल, ये दोनों के आंदोलन जो है समाजवादी आंदोलन थे। फिर ब्रिटिश शासनकाल में प्रमुख अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो करके 1935 के अधिनियम तक अनेकों अधिनियम पारित किए गए हैं। सभी अधिनियमों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। समाचार पत्र एवं पुस्तकों के बारे में, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में, तो ये सब आपको बताया जाएगा। फिर तीसरा चरण स्वतंत्रोत्तर, आधुनिक भारत का जो तीसरा चरण शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है? स्वतंत्रोत्तर भारत से, नेहरू युग। और 1947 1964 तक देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे। उनके शासनकाल में जो घटनाएं घटी, देशी राज्यों का विलय होता है, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन होता है। फिर आप देखेंगे कि आर्थिक विकास के लिए कृषि में सुधार होता है, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जाती हैं, विदेश नीति के रूप में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जाती है। तो ये सारी चीजें आपको नेहरू युग के अंतर्गत बताई जाएंगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका जो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन एक लाइन का सिलेबस है, आपको इतना व्यापक रूप से अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है। और हर उस पे जबरदस्त आपको मैटर मिलेगा। तो ये तो पाठ्यक्रम हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अब पाठ्यक्रम का विश्लेषण हो चुका, यानी जो पीसीएस का रोड मैप है जिसमें 3 बिंदुओं पर बल दिया गया है, उस पर पहला बिंदु क्या है? वो है पाठ्यक्रम का विश्लेषण। और इतिहास में क्या क्या पढ़ना है ये हमने आपको बताया, अन्य विषय में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा कि आपको जो है क्या पढ़ना है, ये एक महत्वपूर्ण चीज पाठ्यक्रम में ये हो गया कि भाई ये पढ़ना है। अब उसमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का जब आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति अगर जान लें तो निश्चित रूप से हमारी जो तैयारी है उसे बहुत अच्छा स्वरूप मिल सकता है। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो 2 चीजों पर, पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये निर्धारित करना है। प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से, राष्ट्रीय आंदोलन से और स्वतंत्रोत्तर भारत से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए इसको देखना है। और दूसरी चीज ये है कि उन प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ये जानकारी हो जाती है तो उसी आधार पर हर कंटेंट को आपको तैयार करने की दिशा मिल जाती है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं। अगर हम इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं विगत वर्षों के, तो कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहले कुछ सैद्धांतिक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सैद्धांतिक प्रश्न पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं और उनको आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से करना है। जैसे मान लिया प्रश्न आ गया कि
मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, 4 विकल्प दे दिया कि मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों को जात एवं सवार पद दिए जाते थे। नंबर 2, मनसबदारों को नकद वेतन भी दिया जाता था, जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। नंबर 3, मनसबदारों की कई श्रेणियां होती थी। नंबर 4, मनसबदारों का पद वंशानुगत होता था। अब ये कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो गए, सिद्धांत क्लियर हो गए, तुरंत उत्तर देंगे कि मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत प्रथा पर आधारित नहीं थी, योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती थी। तो ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो सैद्धांतिक प्रश्न ये है। फिर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रश्न आ गया कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। तो ये एक फैक्ट आपसे पूछ लिया गया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो कहां से उत्तर देंगे? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर सुमेल कराने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं जब आपको सुमेल कराना होता है। ठीक है, सुमेल कराने वाले प्रश्नों में जैसे हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल दे दिए, 4 नदियों के नाम दे दिए, आप सुमेल कराइए कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वैदिक साहित्य के 4 साहित्य दे दिए, उनके विषय दे दिए, सुमेल कराइए कि किस साहित्य का क्या विषय है, वो सुमेल कराइए। ठीक है, 4 वंश दे दिए, 4 शासक दे दिए, सुमेल कराइए कौन सा शासक किस वंश का है। 4 घटनाएं दे दी, 4 वर्ष दे दिया, सुमेल कीजिए कि कौन सी घटना किस वर्ष में हुई। ठीक है, 4 घटनाएं 4 स्थान का नाम दे दिया, कौन सी घटना किस स्थान पे हुई। तो ये सुमेल कराने वाले प्रश्न आते हैं। फिर कथन कारण के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कथन कारण के प्रश्न भी बनते हैं। एक कथन दे दिया, एक कारण दे दिया, 4 विकल्प दे दिया और उसमें से एक उत्तर देना होता है। कथन कारण जैसे प्रश्न आ गया कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यज्ञ एवं पशु बलि प्रथा प्रचलित थी, कथन दे दिया। कारण दे दिया कि लोथल एवं कालीबंगा के उत्खनन से यज्ञ वेदी प्राप्त होती है और इन यज्ञ वेदियों से पालतू पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो कथन ये दे दिया। अब दोनों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वाकई में दोनों बातें सही है, और जो हड़प्पा लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं मिलती हैं, उनमें पालतू पशुओं की हड्डियां मिलती हैं, इनके मिलने से ही ये पता चला कि ये लोग जो है यज्ञ और पशु बलि से परिचित थे। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी होती है, ये उत्तर देना है। फिर कौन सा कथन सत्य है, ये असत्य है। एक किसी टॉपिक के बारे में 4 बातें दे दी जाती है, उसमें कौन सा सत्य है असत्य है, ये बिल्कुल सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं। फिर क्रम निर्धारित करने वाले प्रश्न होते हैं। 4 घटनाएं दे देते हैं, 4 वंश का नाम दे देते हैं, 4 व्यक्तियों को दे देते हैं, आप उनका क्रम निर्धारित कीजिए कि किस क्रम में हुए हैं। ठीक है, और आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न क्रम निर्धारित करने के लिए आते हैं। तो जब इस तरह से पहले से ही पता हो कि ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं और उसके लिए आप अगर तैयार हो जाते हैं तो कोई डाउट नहीं कि आप सफल ना हो। ठीक है, तो ये प्रश्नों की प्रकृति के बारे में हमने आपको बताया कि ये प्रश्नों की प्रकृति है। अध्ययन पद्धति महत्वपूर्ण चीज है, कैसे पढ़ें। ठीक है, जब पहली चीज आ गई कि क्या पढ़ें, तो हमने क्या बताया कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण कीजिए और पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ें। आप प्रीवियस ईयर के जो भी ट्रेंड एनालिसिस है क्वेश्चन के, उनको कीजिए, पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, और फिर कैसे पढ़ना है ये देखिए।
सबसे पहली चीज तो ये है कैसे पढ़ना है। पहली चीज समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे तैयारी कीजिए कि कम समय दे करके आप अधिक से अधिक पढ़ाई करें। ठीक है, कम समय दें और पढ़ाई अधिक करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि चित्त की एकाग्रता, मन मस्तिष्क की एकाग्रता, ठीक है, पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करना। इस पे अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय में अधिक पढ़ाई करेंगे और इसमें बड़ी प्रभावी होगी टारगेट थ्योरी। टारगेट थ्योरी ये बहुत ही प्रभावी थ्योरी है तैयारी की। आप जो है हर विषय के एक टॉपिक के लिए एक निश्चित समय दीजिए और उसी निश्चित समय में आप उसको पूरा तैयार करने का संकल्प लीजिए और देखिए कम समय में इतनी ज्यादा तैयारी हो जाएगी कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला समय का प्रबंधन इस तरह से करें। फिर दूसरी चीज एकाग्रता बनाकर अध्ययन करके अपनी स्मृति भंडारण क्षमता बढ़ाएं। वास्तव में जो मेमोरी पावर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब फैक्ट याद रहेंगे तभी तो इम्तहान में प्रश्नों को आप सही करेंगे, वरना तो ज्ञान किताबों में है, ज्ञान कापियों में है, ज्ञान मैगजीन में है, ठीक है, लेकिन किताब, कापी, नोट्स, मैगजीन का ज्ञान आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाए, हाँ, और उसके लिए क्या है, मेमोरी पावर, स्मृति भंडारण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये कैसे संभव होता है? एकाग्रता से, मन मस्तिष्क की एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से ये होता है। तो इस पर आपको ध्यान में देना है। इसके लिए हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन भी किया करें। एक टॉपिक ले करके, एक टॉपिक हर, जैसे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता एक टॉपिक लिया, हड़प्पा सभ्यता में पिछले वर्षों के पेपर को देख करके सीमा निर्धारित कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में पिछले कई वर्षों में क्या क्या कहां से प्रश्न आए हैं, उसको पूरा पढ़ डालिए, फिर पूरा अध्ययन कर लीजिए उसे। फिर हड़प्पा सभ्यता पर पूरा पढ़ने के बाद पेपर सॉल्व कर ले। फिर जब हमारा डाउट सेशन आएगा तो उसमें जो भी अगर आपको डाउट रह गया उसे पूछ लें और हर टॉपिक को एक फ्लो चार्ट बना के पढ़ें। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह का फ्लो चार्ट बनाएंगे। और फ्लो चार्ट बनाने के बाद और आप देखिएगा आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिलेगी। विद्यार्थियों, ये बिल्कुल सही है कि आपकी तैयारी को वो दिशा मिलेगी जिसके माध्यम से आप जो है प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको जो है पूरा पीसीएस प्रीलिम्स के बूस्टर सीरीज के बारे में भारत इतिहास के संदर्भ में ये चर्चा की। और इतिहास तो एक ऐसा विषय है, आप जानते हैं कि इतिहास से ही सबका संबंध है। तो इतिहास की तैयारी में जब आप कला संस्कृति का टॉपिक पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि निबंध भी कला संस्कृति से आता है। तो इतिहास पढ़ने से आपका निबंध आ जाएगा, कला संस्कृति का निबंध आप प्राप्त कर लेंगे। इतिहास में समाज पढ़ते हैं तो आपको सामाजिक जीवन से आने वाला प्रश्न मिल जाएगा, निबंध मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निबंध लेखन में भी इतिहास बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो हर दृष्टि से इतिहास बहुत उपयोगी। और फिर आपको सबसे बड़ी चीज फिर से आपको बता देंगे कि पीसीएस प्री में सफलता के लिए ये हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण मंच पे हम हैं और आप इससे जुड़िए और जुड़ करके आप लाभ उठाइए हम जैसे अनुभवी टीचरों की टीम के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्लास के अंत में आपको यही बताते हैं कि यूपी पीसीएस 2022 का आगाज हो चुका है और उसी परिप्रेक्ष्य में परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी के द्वारा पीसीएस प्रीलिम्स का बूस्टर सीरीज का एडमिशन शुरू हो चुका है।
आपको पहले ही सारी चीजें बता दिया कि अगर आपको प्रथम प्रयास में सफलता लेनी है तो हिंदुस्तान के इस महत्वपूर्ण मंच से जुड़िए। ये कोई साधारण मंच नहीं है, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी। इससे जुड़िए और इनके साथ चूंकि बहुत अनुभवी योग्य टीचर सब जुड़े हुए हैं, इसके पीछे बड़ी टीम काम करती है, इसलिए आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। इसके मुख्य बिंदु, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी से और अभी रजिस्ट्रेशन कराने से बहुत लाभ है, खासकर फीस का लाभ बहुत बड़ा मिलने वाला है। ठीक है। कोर्स के मुख्य विशेषताओं में 500 से अधिक घंटों की लाइव और वीडियो क्लासेज होंगी, 200 प्लस लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स होगा, वीकली करंट अफेयर्स होगा, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, क्लासेज विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के साथ होगा। यह सब विशेषताएं होंगी इस बूस्टर सीरीज की। ठीक है। और ये सारी जानकारी के लिए आपके सामने नंबर है 918468016365। फिर से एक बार बोल दूं, 918468016365। और फिर परीक्षा मंथन का एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बैच स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी 2022 यानी मकर संक्रांति के दिन से। जहां तक बात फी स्ट्रक्चर की है, प्रारंभ में हमने बहुत कम फीस रखी 11,999, लेकिन हमें आपको ध्यान में रखना है कि इस समय विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके हमें फीस निर्धारित करनी चाहिए। और उसी संदर्भ में एक बहुत जबरदस्त छूट हमने इसमें दी और केवल 4,999 में ही ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि बूस्टर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पूरा आपको जो रोड मैप बताया, सफलता के टिप्स बताए और प्रथम प्रयास में ही सफलता मिलनी है, इन सब के साथ मैं अपनी क्लास के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।